गुड आफ्टरनून। चलिए आज हम फिर आपके लिए तैयार बैठे हैं एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। चलिए दो नंबर पड़ गया, पहला नंबर पढ़ना चाहिए था, कोई बात नहीं है। हमें इसका आंसर चाहिए। ये अगर 5 नंबर पे होता तब भी कोई बात होती। हमें इसका आंसर चाहिए तो आप पढ़ें और मैं भी पढ़ता हूँ और बताते हैं फिर आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। पहले तो देखो इस तरीके से एग्जाम हॉल में बैठ के इसे अंडरलाइन करेक्ट पूछता है, नॉन करेक्ट पूछता है इस बात पे। अबाउट द राज्यसभा, राज्यसभा के बारे में ये पूछता है कि भाई इसके बारे में क्या सही है। ठीक, तो पहले तो राज्यसभा की बात कर लें। आर्टिकल 80 अपर हाउस, ठीक, राज्यसभा। राज्यसभा, ठीक, आरएस लिख दीजिए जाए, कोई टेंशन नहीं है। टोटल स्ट्रेंथ है इसमें कितनी? मैक्सिमम 250 है। कितनी इस टाइम? 233 प्लस 12 नॉमिनेटेड लोग हैं। जो राष्ट्रपति 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं जिन्हें आर्ट, कल्चर, साइंस एंड सोशल सेक्टर का एक्सपीरियंस हो, तजुर्बा हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करा हो। तो 12 ऐसे लोगों को राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं। तो टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 250 है। ठीक है, नहीं इतनी। अगर हमें ये 252 करने पड़ जाए या 255 करने पड़ जाए तो हमें संविधान में संशोधन करना पड़ जाएगा, अमेंडमेंट करना पड़ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये 250 तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिलहाल अभी है कितनी? 245 सीट बैठे हुए हैं इसमें लोग। तो ये इसका बेसिक फीचर है। करता क्या है? ये राज्यों को रिप्रेजेंट करता है। किसे करता है? राज्यों को। अपर हाउस है ये। जैसे यूएसए में क्या है? सीनेट है। उधर क्या है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स है यूके में। इसी तरीके से यहाँ क्या है? ये राज्यसभा है। राज्यसभा का जो बेसिक आर्गुमेंट है वो समझ लीजिए थोड़ी देर, फिर इसे देख लेंगे क्या क्या इसमें सही है क्या गलत है। तो बेसिक आर्गुमेंट क्या है कि देखिए, जो एक मान लीजिए एपी है, अरुणाचल प्रदेश है या आंध्र प्रदेश है, एआरपी है नहीं, इसे हमने कुछ सीटें कहाँ दे दी? राज्यसभा में दे दी, आरएस में दे दी। तो ये बात फिक्स हो गई कि अब अरुणाचल प्रदेश को कोई खतरा नहीं है, वो सेंटर में भी बैठा हुआ है, वो स्टेट में भी बैठा हुआ है। ठीक, तो ये तो इसका बेसिक आर्गुमेंट है। लेकिन जो एक बात है, जैसे यूएसए की सीनेट है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टेट चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसकी पॉपुलेशन छोटी हो या बड़ी हो, उसे सीनेट में 2 ही सीट मिलेंगी। यानी कि वहाँ 50 स्टेट हैं और 50 स्टेटों को कुल टोटल सीनेट की सीटें कितनी है? 100 है। यानी कि चाहे वो कैलिफोर्निया हो या म्याने हो या अलास्का हो, सिर्फ उन्हें कितनी सीट मिलेंगी? सिर्फ 2 सीट मिलेंगी। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? अभी भी यहाँ इन्होंने पॉपुलेशन का आधार माना गया है। राज्यसभा में जो सीटें आज भी हम दे रहे हैं वो किसके आधार पर दे रहे हैं? पॉपुलेशन के आधार पर दे रहे हैं। जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है उसकी सीटें भी ज्यादा हैं। जैसे आप देखेंगे यूपी में 31 सीट है, नॉर्थ ईस्ट में 1 सीट है, एक सीट है। और सबसे बड़ी बात यह कि यूनियन टेरिटरी को भी इन्होंने इस पर सीटें दे रखी है। तो जो उसका बेसिक आर्गुमेंट है राज्यसभा का, वो यहाँ फेलियर हो जाता है। ठीक, तो ये बेसिक बात थी जो मैंने आपको इसकी बताई है। ठीक, आगे चलते जैसे चलते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा, और जब पार्लियामेंट पढ़ाएंगे तो तरीके से पढ़ाएंगे, आप देखेंगे उसको। तो पहला स्टेटमेंट देखें कि उसने ढूंढा करेक्ट क्या है। इट इज नॉट ए सब्जेक्ट टू डिसॉल्व।
या डिसोल्यूशन, मतलब राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ये परमानेंट हाउस है, इसके 1/3 मेंबर आफ्टर 2 ईयर रिटायर्ड हो जाते हैं। इसे कभी कोई डिसॉल्व नहीं कर सकता, ना इसे कोई भंग कर सकता है, ना इसे समाप्त करा सकता है। सदा बनी रहती है, एवरग्रीन है। ठीक, तो इट इज नॉट ए सब्जेक्ट टू, बिल्कुल सही बात है। अब कह रहा है इट इज हैज ए टर्म ऑफ 5 ईयर। भाई साहब, जब मैंने कहा इसका हाउस ये परमानेंट हाउस है, डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, तो ये बात गलत है। परमानेंट हाउस है तो परमानेंट हाउस है। हाँ, इसके जो लोग हैं, जो मेंबर बैठे हैं, उनकी जो टर्म है वो 6 ईयर। तो ये बात इस आधार पर गलत है, क्योंकि 5 ईयर कोई मतलब ही नहीं है। जब हमने कहा परमानेंट हाउस है तो परमानेंट हाउस है। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्ड आफ्टर एवरी 2 ईयर। ये बिल्कुल सही बात है, मैंने अभी आपको बताया कि परमानेंट हाउस है और इसके 1/3 मेंबर आफ्टर 2 ईयर क्या हो जाते हैं? रिटायर्ड हो जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक, इट इज मेंबर शैल नॉट बी लेस देन 25 ईयर। देखिए, ये बात समझ लीजिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, अगर एज की बात आ जाती है तो 3-4 ऐसी पोस्टें हैं हमारे पास जिनकी एज अपने आप में मायने रखती है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि देखिए, लोकसभा एलएस के मेंबर की एज 25, बीएस विधानसभा की 25, ठीक, राज्यसभा 30, विधान परिषद जो स्टेट में अपर हाउस है 30, प्रेसिडेंट कितनी? 35, वाइस प्रेसिडेंट 35, राज्यपाल 35, गवर्नर। ये एज इंपोर्टेंट है। अब पूछो कि भाई सरपंच बनने के लिए पंचायत लेवल पे वो है 21, तो ये इंपोर्टेंट चीजें हैं। तो यहां इन्होंने लिखा है 25, तो ये बात इस आधार पर गलत है। तो अब आप देखें इसका आंसर क्या क्या बनने है। तो मेरे ख्याल से 1 और 3 कहीं मिल गया है, ये मिल गया। क्या मेरी बात समझ में आई? आप समझ पाए मेरी बातों को? ठीक, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां आया ये पहला क्वेश्चन। देखिए क्या है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन काउंसिल ऑफ स्टेट इन बेस्ड ऑन, देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम यूएसए में देखते हैं तो वहां की सीनेट में चाहे स्टेट बड़ा है या छोटा है, उसे सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें मिलेंगी। कितनी मिलेंगी? यूएसए में सीनेट के पास कितनी है? 2 सीट, चाहे स्टेट छोटा है या बड़ा है। ठीक, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन में सीट है उसकी जनसंख्या के आधार पर है वहां भी। ठीक, अब अगर हम यहां देखते हैं तो हमारे यहाँ मैंने अभी आपको बताया कि देखिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि वो कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वल फॉर ऑल स्टेट, सही बात है गलत बात है? गलत बात है। इक्वल कहां है? इक्वल है तो यूएसए में है। रेशियो ऑफ देयर पॉपुलेशंस, रेशियो ऑफ देयर एरिया, रेशियो ऑफ देयर रेवेन्यू। तो मैंने कहा क्या लाया हमने? पॉपुलेशंस को बेस माना गया है, इसलिए आपने देखा होगा यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है तो उसकी सीटें भी सबसे ज्यादा है। नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर ऑफ इंडिया जो है इनकी पॉपुलेशन कम है तो इनके लिए सीटें भी कम है। और सबसे बड़ी बात, यूनियन टेरिटरी को भी दे रखा है। दिल्ली को 3, पांडिचेरी को 1, समझ रहे हो ना? तो जम्मू एंड कश्मीर को भी दे रखा है 2019 के बाद। ठीक भाई, तो
आप देखेंगे इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक, और जब बी हो गया तो बात ही खत्म हो गई। तो अब तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। ये रहा भाई, देखिए अब पढ़िए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, यूनियन टेरिटरी आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा। मैंने अभी बताया आपको कि दिल्ली और पांडिचेरी और जे को दे रखा है, तो क्या है, नॉट, बात गलत है। यूनियन टेरिटरी आर नॉट रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो स्टेटमेंट गलत है। इट इज विद इन द प्योर व्यू ऑफ द चीफ कमिश्नर टू एडजुकेटेड द इलेक्शन डिस्प्यूट। ठीक, ये भी गलत है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट कंसिस्ट of the Lok Sabha and the Raj Sabha. Bino Sabha only which of statement above. तो अब क्या बच गया भाई, इसमें क्या बचा, डी, कुछ बचा ही नहीं। समझे, तीनों गलत हो गए। चलिए चौथा क्वेश्चन। द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट आर इलेक्टेड बाई, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ काउंसिल एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो कह रहा है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट है उसका इलेक्शन कैसे होता है। तो हम आपको एक छोटी सी बात बता देते हैं कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, मेंबर ऑफ बोथ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल, मेंबर ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज एंड ग्राम पंचायत। तो भाई देखो, उसका इलेक्शन वहां के लोग ही करते हैं। कहाँ के, स्टेट लेजिस्लेचर में जो काउंसलिंग है, जो लोअर हाउस है, वो उसका इलेक्शन करते हैं। समझ रहे हो, वो भी करते हैं और कुछ म्यूनिसिपैलिटीज भी करती हैं। ठीक है, लेकिन टोटल मार के आप ये माने कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, ठीक, मेंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत। देखिए इसमें एक गड़बड़ है कि इन्हें, इसका ये आंसर भी बनता है क्योंकि ये भी उसमें शामिल होते हैं कुछ थोड़ी देर के लिए। 1/6 सीटें इनकी इसमें जाती हैं। ठीक, लेकिन फिलहाल अभी जो सटीक आंसर बैठता है वो बैठता है कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। ठीक, अब देखिए पांचवा, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ ए मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। अब बताएं मुझे, ये भी वहां का कैसा हाउस है, परमानेंट हाउस है। इसके भी 1/3 मेंबर आफ्टर 2 ईयर रिटायर्ड हो जाते हैं। और मैंने कहा ये भी परमानेंट हाउस है, इसे भी डिसॉल्व नहीं, इसे खत्म करा जा सकता है लेकिन डिसॉल्व नहीं करा जा सकता है, समाप्त कराया जा सकता है, बनाया जा सकता है, लेकिन डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। इसलिए उसके मेंबर की भी टेन्योर 6 ईयर होता है और राज्यसभा के का भी 6 ईयर होता है। आंसर सी, 6 ईयर। चलिए अब देखिए, द राज्यसभा कैन बी डिसॉल्व बाई, घूम
घूम फिर के वही क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो कौन करता है? कोई नहीं करता। मैंने कहा कोई कोई परमानेंट हाउस है तो इसे कोई नहीं करता। तो आंसर क्या हो गया? डी। ना प्रेसिडेंट करता, ना प्रधानमंत्री करता, ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं। समझे भाई? चलिए, द नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा, मैंने अभी आपको बताया कि क्या बताया मैंने कि जो आरएस है उसकी टोटल स्ट्रेंथ है 250, लेकिन अभी कहां कहां से कितने आ रहे हैं ये आप देखें। मैंने कहा 233 तो सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी से आ रहे हैं, और 12 लोग हैं नॉमिनेटेड जो राष्ट्रपति करता है। तो टोटल कितनी बताई थी मैंने अभी? 245। 245 बताया नहीं? तो कैसे, कितने लोगों को नॉमिनेट करते हैं वो? 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। आर्टिकल 80 का 1 क्लॉज है जो ये बात बताता है। कैसे लोगों को करेंगे? जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, साहित्य का मतलब लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सेक्टर का एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस हो या उन्होंने ऐसा कोई काम किया हो, तो ये है 1 क्लॉज 80 का, जिसमें ये प्रोविजन है। ठीक भाई? हेलो? क्वेश्चन नंबर 8, consider the following statement with respect to qualification to become the member of Rajya Sabha and select the correct answer from the code given below। समझे भाई? अब आप देखिए क्या कह रहे हैं वो, राज्यसभा के क्वालिफिकेशंस के बारे में बात कर रहा है वो। ठीक है, कैसे कैसे होगी, कौन कौन मेंबर बन सकते हैं, उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे आपको सिविल सर्विस में बैठने के लिए आपकी एज कम से कम 21 होनी चाहिए, इससे नीचे नहीं। ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, ये नहीं क्वालिफिकेशन। इससे पहले आप सिविल सर्विस का किसी एग्जाम में नहीं बैठ सकते, किसी स्टेट में भी। चलिए, पहला स्टेटमेंट है शुड बी एट लिस्ट 30 ईयर एज। बिल्कुल सही बात है, 30 ईयर का तो होगा ही कम से कम, इससे पहले हम उसे बना नहीं सकते। ठीक है, कैसा होगा, कितनी एज का होगा? 30 ईयर का होगा। मैंने कहा 3-4 सीटें हैं जो 30 ईयर मांगती है, दो तीन चीजें 35 मांगती है, बाकी 25 मांगती है, फिर 21 भी मांगते हैं। ठीक, चलिए सेकंड, शुड बी रजिस्टर्ड एज ए वोटर on the list of voter in the state from which the candidate is to be elected। देखिए, पहले ये प्रोविजन था, लेकिन ये 2003 के बाद ये प्रोविजन खत्म कर दिया। ये अब जरूरी नहीं है, राज्यसभा का कोई भी आदमी कहाँ का रहने वाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अमाइंड कर दिया हमने, वो कहीं से भी चुन के आ सकता है। एग्जाम्पल, मनमोहन जी जो प्रधानमंत्री थे, तो वो आसाम से राज्यसभा के मेंबर थे, तो उनका आसाम की वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा? ये होगा? नहीं होगा, खुद पंजाब के रहने वाले थे। तो आप ये बात समझ गए पूरी तरीके से, ये बात स्टेटमेंट गलत है। थर्ड पढ़ते हैं अब हम,
should not hold office of the profit under the state code। तो अब आप देखें, पहला बिल्कुल सही है, दूसरा बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, 1 और 3 इसके आंसर हो गए। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब सही नहीं है। मैंने आपको बताया, इसे अंडरलाइन करके रखना आपको, नॉट करेक्ट। रिगार्डिंग द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन ए मैटर इन द स्टेट लिस्ट। देखिए, कई हमारे यहाँ ऐसे प्रोविजन है, मैंने सुबह भी मॉर्निंग में आपसे थोड़ा सा डिस्कस किया था इस मुद्दे को लेकर, कि कुछ हमारे यूनिटरी फोर्सेस का होते हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी में काम करेंगे। सिटीजनशिप एक है हमारे पास, जुडिशरी हमारी सिंगल है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद अपील हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो ये सब बातें हैं पार्लियामेंट की। ठीक, तो वो ये कह रहा है कि अगर कभी स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे कोई कानून बनाना पड़ जाए, तो आर्टिकल 249 ये बात कहता है, 245 से 255 तक के प्रोविजन जो है वो स्टेट लिस्ट से रिलेटेड है कि कब कौन किस पे कानून बना सकता है। चलिए, तो पहला पढ़ते हैं, राज्यसभा हैज टू डिक्लेयर दैट इट वुड बी नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट। अगर राज्यसभा ये डिक्लेयर कर दे कि ये मुद्दा स्टेट लिस्ट का बेशक है लेकिन नेशनल इंटरेस्ट का, इस पर कानून बनना चाहिए, तो पार्लियामेंट उस पर कानून बना देगी, नो डाउट, बिल्कुल करेक्ट करेक्ट है, ये गलत नहीं है। ठीक, दूसरा, ए रेजोल्यूशन हैज टू बी पास्ड बाय राज्यसभा नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये बात पे बिल्कुल सही है, अगर ऐसा कुछ रेजोल्यूशंस लेके आती है तो वो कम से कम उपस्थित और मतदान करने वाले जो प्रेजेंट और वोटिंग राइट वाले लोग हैं वो कितने 2/3 से उस रेजोल्यूशंस को पास करेगी। ऐसा नहीं उसने कह दिया तो हो गया। ठीक, ये भी ठीक है। द लेजिस्लेशन कुड बी फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक, अब चौथा पढ़ लेते हैं, ओनली द राज्यसभा, ये बिल्कुल सही बात है, द लेजिस्लेशन कुड बी फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ कंट्री, कहीं भी वो लागू कराया जा सकता है, किसी स्टेट में कराया जा सकता है या पूरे भारत में लागू हो सकता है। ऐसा अगर कोई रेजोल्यूशंस पास करती है, कौन, राज्यसभा, किससे करती है, 2/3 से पास करती है, तो ये काम इजीली हो जाएगा। अब देखिए चौथा, वो पूछ रहा है नॉट करेक्ट है, नहीं अभी तक 3 के करेक्ट मिले हैं, नॉट करेक्ट नहीं मिला। चलिए, ओनली द राज्यसभा कैन मेक लॉ विद रेस्पेक्ट टू मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। देखिए, राज्यसभा सबसे पहले रेजुलेशंस पास करेगी, लेकिन लोकसभा भी उसे पास करेगी। यहाँ इसने लिखा है सिर्फ ओनली राज्यसभा, तो ओनली राज्यसभा से ये बिल पास नहीं होगा, स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे कानून नहीं बन सकता जब तक राज्यसभा बेशक उसे पहले लाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है लोकसभा उसे पास नहीं, लोकसभा को भी उसे पास करना पड़ेगा, तब जाके कानून बनेगा। इट इज नॉट करेक्ट। क्यों नॉट करेक्ट? क्योंकि ओनली राज्यसभा है। इस आधार पर ये चीजें सही नहीं हैं, इसका आंसर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट, 10th क्वेश्चन है, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी ए कैंडिडेट फॉर काउंसिल ऑफ स्टेट। मैंने कहा दोनों की बता दी थी मैंने शुरू में ही, तो वो कितनी है, कितनी है भाई दोस्तों, अभी तो मैंने आपको बताई थी यार, 30, आंसर बी।
हो गया। 11वां क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन है, देखें आप इसे ध्यान से। ठीक, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन ए सब्जेक्ट ऑफ स्टेट। मैंने आपको बताई नहीं कि यहां जो आंसर बैठता है वो इसका, वो कौन सा बैठता है? दिख रहा है ना? मैंने आपको बताई 245 से 255 तक के जो आर्टिकल हैं वो सेंट्रल स्टेट के लेजिस्लेचर से रिलेटेड है। तो यहाँ 249 ये बात कहता है कि राज्यसभा को कभी कोई नई ऑल इंडिया सर्विस बनानी पड़ जाए तो राज्यसभा ऐसा रेजोल्यूशंस पास करती है। तो यहाँ चूंकि नहीं मिल रहा कुछ भी, तब आंसर हम 249 लगाएंगे, क्योंकि और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक, बारहवां क्वेश्चन है, ये देखें अब आप। Consider the following statements. First, the Rajya Sabha has no power either to reject or to amend a money bill. मैंने आपको बताई है ये बात कि राज्यसभा के पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जो लोकसभा के पास नहीं, और लोकसभा के पास वो पावर है जो राज्यसभा के पास नहीं। लेकिन कुछ ऐसी पावर है जो एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा। अब कह रहा है कि राज्यसभा नो पावर, कैसी पावर? नो पावर आइदर रिजेक्ट टू अमेंड मनी बिल। जो आर्टिकल 110 है, जो मनी बिल की बात करता है, वो ये बात कहता है कि मनी बिल सबसे पहले एलएस में जाएगा, यानी कि लोकसभा में जाएगा। राज्यसभा का उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक, राज्यसभा सिर्फ उसे 14 दिन अपने पास रोक सकती है, वो भी उसकी मर्जी है। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि वो सही पूछ रहे हैं, तो ना उसके पास कोई पावर है ना अमेंड कर सकती है, ये बात बिल्कुल सही है। राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड ऑफ ग्रांट। जब बजट में ग्रांटों पर वोटिंग होती है तब भी राज्यसभा उस पर वोटिंग नहीं कर सकती है। बात बिल्कुल सही है। ये भी राज्यसभा का बजट से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ डिबेट कर सकती है, अच्छा बुरा बता सकती है, लेकिन उसका बिगाड़ कुछ नहीं सकती। ठीक, थर्ड, द राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बात गलत है। वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर वो डिस्कस तो कर ही सकती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या बनेगा भाई? क्या बनेगा? डी बनेगा। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीनों स्टेटमेंट ये बात कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आंसर डी हो गया। चलिए 13, which of the following bill can not be first introduced in राज्यसभा? बताइए भाई। मैंने कहा आर्टिकल 110 तो साफ साफ कहता है, जो मनी बिल है, कि भाई सिर्फ सबसे पहले लोकसभा में जाएगा। अब इसका कॉज अगर आप मुझसे पूछेंगे तो थोड़ी सी कहानी है, सुन लीजिए। क्योंकि मनी बिल है पैसा खर्च करना, पैसा चाहिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। क्यों चाहिए? क्योंकि हमने जनता से वायदे करे हैं। किसने करे? लोकसभा के लोगों ने जनता से वायदे करे हैं, ना कि राज्यसभा के लोगों ने। राज्यसभा के लोग तो इनडायरेक्ट रूप से गए चुन के। लोकसभा के लोगों ने जनता के बीच में जाकर अपनी बात रखी है कि हम ये काम करेंगे अगर आप हमें हमारी सरकार बना देते हो। तो फिर पूरी जिम्मेदारी लोकसभा की बनती है उस बिल को पास कराने में, बजट को पास कराने में। बजट से भी राज्यसभा का कोई खास लेना देना नहीं है, सिर्फ डिस्कस कर सकती है, अच्छा बुरा बता सकती है,
बाकी उसका कोई रोल नहीं है। रोल किसका है? लोकसभा का है। तो आप इस बात को यहीं से समझिए कि जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस राज्यसभा, नॉट ऐसा कौन सा बिल है जो राज्यसभा में नहीं जाएगा? जाएगा, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। तो वो कौन सा है? मनी बिल। बाकी सब में ऑर्डिनरी बिल पर दोनों को बराबर पावर है, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर दोनों को बराबर पावर है, ठीक है। स्टेट रिकॉग्नाइजेशन बिल पर दोनों को बराबर पावर है, लेकिन मनी बिल पर उसे पावर नहीं है। वजह मैंने आपको बता दी, क्योंकि वहां पैसा चाहिए खर्च करने को, और पैसा मिलेगा जब जब बिल पास हो जाएगा, यानी कि बजट पास हो जाएगा। चलिए 14 क्वेश्चन है। वो कह रहा है व्हाट विल फॉलो इफ मनी बिल इज सब्सटेंशियल अमेंड बाय राज्यसभा। थोड़ा दिमाग लगाना है, टेंशन नहीं लेनी है नहीं। पहला है लोकसभा में स्टिल प्रोसेस विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉन एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ राज्यसभा। लोकसभा के पास ये पावर है कि राज्यसभा ने जो उस मनी बिल पर कोई रिकमेंडेशन की है तो लोकसभा माने या नहीं माने वो उसकी मर्जी है। राज्यसभा इसमें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बिल्कुल सही बात है। ठीक भाई, बिल्कुल सही बात है, ठीक। बी, लोकसभा कैन नॉट कंसिडर द बिल। सोमन समझिए, अभी आप इसे रोकिए एक मिनट को, ठीक। लोकसभा में सेंड द बिल टू राज्यसभा फॉर द रिकंसिडरेशन, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, ठीक। प्रेसिडेंट में कॉल ए ज्वाइंट सिटिंग फॉर पासिंग द मनी बिल, ये भी गलत बात है। क्या है, नोट लिखा है? हाँ बिल्कुल। तो ये 3 कैसे हुए इसके? गलत हुए। तो आंसर क्या हो गया? ए हो गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा इन कंपेरिजन टू द राज्यसभा। देखिए ये बात कह रहा है कि लोकसभा को ऐसी कौन सी पावर है जो हाथ में है जो राज्यसभा के पास नहीं है, जो राज्यसभा के पास नहीं है, ठीक। तो आप देखिए मनी बिल, फाइनेंस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द हाउस ऑफ पीपल, बिल्कुल सही बात है। मनी बिल और फाइनेंस बिल सबसे पहले लोकसभा में रखा जाएगा, लोकसभा ही उसे पास करेगी, राज्यसभा का इससे कोई लेना देना नहीं। राज्यसभा सिर्फ इसे 14 दिन अपने पास रोक सकती है, जो रिकमेंडेशन है वो माने नहीं माने। रिगार्डिंग द रिजेक्शन और अमेंड ऑफ द मनी बिल, बिल्कुल सही बात है, राज्यसभा इसमें कुछ भी कहे उसका हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे ऊपर डिपेंड करती है लोकसभा के, ठीक। थर्ड, द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये बात तो गले नहीं उतरती। कंसर्निंग द क्रिएशन ऑफ वन और मोर ऑल इंडिया सर्विस। तो अब आप देखें कि इसमें आंसर बनेगा क्या बनेगा, 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 ढूंढो, तीसरा बिल्कुल गलत है, ठीक है। हाँ कंसर्न तो करेगी, बिल्कुल सही बात है। तो 1 2 1 2 3
ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है, और ये बात गलत है, वो कंसर्न नहीं करेगी। तो एक दो तीन कहाँ है? एक दो तीन, बी आंसर। ठीक भाई, क्योंकि ये अकाउंटेबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की होती है मनी बिल पास कराना, इसलिए ये आंसर इसका बी हो गया। एक और, दो और तीन। 16 क्वेश्चन है, 16 नंबर है। आप देखें इसमें, which of the following special power has been conferred on the Rajya Sabha by the Constitution of India? इसने कहा है कि भाई ऐसी कौन सी स्पेशल पावर है राज्यसभा के पास जो संविधान ने उसे दी है। स्पेशल पावर किसे? राज्यसभा को। टू चेंज द एक्सिस्टिंग टेरिटरी ऑफ ए स्टेट एंड द चेंज द नेम ऑफ स्टेट। चलिए आगे देखिए, इस पर विचार करा जाएगा। टू पास रेजुलेशंस एम्पावरिंग द पार्लियामेंट टू मेक लॉ इन द स्टेट लिस्ट, ठीक, एंड द क्रिएट वन और मोर ऑल इंडिया सर्विस, ठीक। अब इसने यहाँ पार्लियामेंट दे रखा है, ठीक। तीसरा, टू अमेंड द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड आर्ट टू डिटरमाइन द पेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट आफ्टर हिज रिटायरमेंट। इसे भी छोड़ो। द डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड टू डिटरमाइन द मेंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। ये क्या कर दिया भाई आप लोगों ने, ये तो बात ही गलत कर दिया आपने, ठीक है। टू द चेंज, ठीक भाई, ये आर्टिकल 3 आर्टिकल में इसका प्रोविजन है, 3 आर्टिकल में इसका प्रोविजन है। आंसर ए। ठीक। Which of the following is are the exclusive power of Lok Sabha? To ratify the declaration of emergency, बिल्कुल गलत बात है। To pass a motion on non-confidential motion against the minister of council, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इमरजेंसी पे अकेला काम नहीं करेगी लोकसभा। टू पास नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन, ठीक है। टू इम्पीचमेंट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी गलत बात है। इम्पीचमेंट पे भी दोनों को बराबर पावर है, तो पहला गलत है, तीसरा गलत है, तो बचा क्या? एक ही, ओनली 2, ठीक भाई। टू पास द मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन वहीं पास होगा और कहीं होगा ही नहीं पास। अब देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following article of the Indian Constitution empower the Parliament to legislate on any matter in the state list? मैंने आपको बताया कि सर दोबारा क्वेश्चन आ गया ये लौट के, आंसर डी है इसका। मैंने आपको पहले ही बता दिया, दोबारा क्वेश्चन लौटा है, इसलिए इसकी टेंशन ना लें आप। 249, 19 क्वेश्चन। अब देखें आप, which one of the following statement correctly describes the fourth schedule of the constitutions?
फोर्थ शेड्यूल में क्या है वो ये बात पूछ रहा है। तो शेड्यूल कितने हैं हमारे पास? 12, 1 से 12 तक। ठीक है, तो इसमें क्या है चौथे में कि जो राज्यसभा में सीटें हैं, किस स्टेट को कितनी सीटें दी गई हैं, इसका प्रोविजन किया गया है। जैसे इट लिस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, बिल्कुल गलत बात है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी। इट कंटेन द लैंग्वेज, ये भी गलत है, 8वीं शेड्यूल में है ये। ठीक, ये 7वीं में है, ऐसे ये 8वीं में है। ठीक है, ये 7th है, ये 8th है, अब वो पूछ रहा है 4थी। ठीक है, इट कंटेन प्रोविजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, बिल्कुल नहीं, ये 5 भी है। ठीक है, इट एलोकेटेड सीट ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, तो आपको आंसर मिल गया। ठीक, ये रहा इसका आंसर। राज्यसभा हैज इक्वल पावर विद लोकसभा। कह रहा राज्यसभा को लोकसभा के बराबर कहाँ पावर है, किस बिल में पावर है? तो मैं आपको बता रहा हूँ, 2-3 बिल हैं जिसमें बराबर पावर है। जैसे ऑर्डिनरी बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। ठीक है, ये उसके पास बराबर की पावर है। ठीक, तो देखें वह पहला, द मैटर ऑफ द क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विस, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस, द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, मेकिंग कट मोशन। तो मैंने कहा किसमें है? जब संविधान संशोधन का कोई बिल हमारे पास आएगा तो आंसर बी हो जाएगा उसका। क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये उसके पास यहाँ बराबर पावर है। ऑर्डिनरी बिल होता उसमें भी हो जाता। चलिए भाई देखिए, फोर्थ शेड्यूल का ही क्वेश्चन है। मैंने कहा नहीं, फोर्थ शेड्यूल में बता रखा है कि किस राज्य को कितनी राज्यसभा में सीटें दी गई हैं, अपर हाउस में। तो अब देखिए, दिमाग लगाइए, जो बड़ा स्टेट होगा उसके पास ज्यादा सीटें होंगी, और जो छोटा होगा उसके पास छोटी होंगी। पॉपुलेशन का आधार माना जाएगा। देखिए, तो राजस्थान को तो भाई देखो, सही बात है, 10 सीटें हैं उसके पास, तो वो पॉपुलेशन में नहीं, एरिया में बड़ा है। ठीक, तो राजस्थान को तो मिली हैं 10 सीटें, बिल्कुल सही बात है। और गुजरात को मिलती हैं 13 सीटें, 11 सीटें। और कर्नाटक को मिलती हैं 12 सीटें। और पंजाब को मिलती हैं 7 सीटें। अब जोड़ लो क्या क्या आता है। तो 1, दूसरे का 3, तीसरे का 4, और एक ही बचा फिर 2। आंसर ये बना 1 3 4 2, 1 3 4 2। और भी कुछ आपको याद रखनी है, समझे? एक बार उन पर नजर लगानी है कि किसे कितनी सीटें दे रखी है। चलिए, अब ये क्वेश्चन है 22। द यूनियन टेरिटरी गेट रिप्रेजेंटेशन इन, बताओ भाई कहाँ है? यूनियन टेरिटरी, यूटी, केंद्र शासित प्रदेश। मैंने कहा लोकसभा में भी है और राज्यसभा में भी है, यूएसए वाला सीन नहीं है। ठीक, तो क्या हो गया? बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। आंसर सी हो गया भाई, आंसर सी। चलिए, 23rd क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है मुझे लग रहा है। हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आर नॉट द मेंबर ऑफ
द दैट हाउस। क्या सुनना चाह रहे हैं आप? देखिए, जो इसका चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, ना वो लोकसभा का मेंबर होता है ना राज्यसभा का मेंबर होता है। लेकिन जो डिप्टी चेयरमैन होता है, डिप्टी चेयरमैन जो होता है राज्यसभा का, वो राज्यसभा का मेंबर होता है। तो ये इस आधार पर गलत है कि भाई वो उसने कहा कि डिप्टी चेयरमैन भी जो है उसका मेंबर नहीं होता। ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात सही नहीं है। ये बात इसलिए गलत है क्योंकि अगर वो डिप्टी चेयरमैन को इसका मेंबर बता देता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। चलिए दूसरा, विल द नॉमिनेटेड मेंबर of the both house of the parliament have no voting right in the presidential election। आपको पता है ना, ठीक? they have right to vote in 1-2 election of vice president। क्या ये बात आपको अच्छी नहीं लग रही? सही लग रही है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो भाग नहीं लेते, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो दोनों भाग लेते हैं। ठीक, तो अब आप बताइए कौन सा आंसर सही हो गया? पहला वाला तो गलत हो गया, ठीक है, इसका मतलब आंसर बी हो गया। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बाकी पहला स्टेटमेंट गलत है। चलिए भाई, कितने और हैं देखते हैं, अभी चले जाओ, टेंशन क्या है। 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस इज प्रिसाइड ओवर बाय ए नॉन मेंबर। देखिए, इसने ये क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा कौन सा हाउस है जिसका चेयरमैन उसका मेंबर नहीं होता। और ये बात अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको डिस्कस करी है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है ना वो लोकसभा का मेंबर होता है ना राज्यसभा का मेंबर होता है, वो बाहर का आदमी होता है। तो आप ढूंढ लो आंसर क्या होगा, कौन होगा भाई? कौन? राज्यसभा। कौन होगा भाई? राज्यसभा, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट होगा राज्यसभा। हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। द चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, कहीं अपर हाउस लिखा हुआ नहीं है संविधान में। ये अफवाह चली थी ब्रिटेन से जो इंडिया तक आ गई। हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपने आप को हाउस ऑफ लॉर्ड्स ही बता रहा था, बोले आप कौन? कॉमन मैन है। इसलिए कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ। हाँ, ये है कि इसका जो आर्टिकल है वो पहले आता है, लोकसभा का बाद में आता है। ये 80 में आता है, वो 81 में आ जाता है लोकसभा। तो इस आधार पर एक इन्फ्लुएंस लोग निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, आपको हम बता रहे हैं। क्या है भाई? द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, इलेक्टेड बाय पार्लियामेंट, वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ स्टेट काउंसिल। बताएं भाई, जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो कौन करता है? इलेक्टेड बाय पार्लियामेंट। किससे होता है? इलेक्टेड बाय पार्लियामेंट। आंसर बी। हो गई बात भाई? चलिए, हो गई, अच्छी बात है। देखते हैं। खत्म। एंड। समझे भाई? चलो, खत्म तो खत्म।
क्वेश्चन के आंसर में अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं आप, हम उसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।